हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना देखो थर्ड चैप्टर का अपन ने काफी पार्ट कंप्लीट कर लिया था और अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। इसमें देखो सबसे पहले ब्रायोफाइट कल मैंने आपको करा दिया था। जो तीसरा है वो है टेरिडोफाइट। और टेरिडोफाइट में आप ये देखो सबसे पहले दे रखी कि इनको हम सजावट के रूप में, क्योंकि इनकी जो पत्तियां वगैरह होती है बहुत सुंदर होती हैं और गार्डन वगैरह में आपने देखा होगा फर्न वगैरह लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले बात तो है कि इनको सजावट के रूप में काम में लेते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो अभी तक जो ब्रायोफाइट थे वो आपको कहाँ मिल रहे थे? पानी के अंदर मिल रहे थे या पानी के आसपास वाले इलाकों में मिल रहे थे। लेकिन ये जो है आपको स्थल पर ज्यादा मिलेंगे। तो ये मान के चलिए कि इसके बाद में जो है प्लांट या पौधों का विकास प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके बाद में ब्रायोफाइट में अपन ने पत्ती सम, तना सम या मूल सम कहा था, लेकिन यहाँ पर आपको तना भी दिखेगा, पत्ती भी दिखेगी और मूल भी दिखेगी, यानी कि वास्तविक प्रकार के मिलेंगे। और इनके अंदर विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो ये जाइलम फ्लोएम अभी अपन आगे पढ़ेंगे। अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है कि इनके अंदर जो जाइलम होता है वो जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और जो फ्लोएम है वो खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो जैसे हमारे शरीर में रक्त होता है वैसे ही प्लांट में ये जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, जिनकी सहायता से चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। फिर उसके बाद में देखो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें पौधे मिलते हैं जीवाश्म, यानी कल भी मैंने आपको बताया था कि जो बहुत पुराने टाइम में पौधे मिलते रह गए जमीन के अंदर, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? जीवाश्म। तो उन जीवाश्म में हमें सबसे ज्यादा अगर कोई पौधे मिलते हैं तो वो पौधे कौन से होते हैं? टेरिडोफाइट। और उसके अनुसार ये मान के चलिए कि 350 मिलियन पूर्व जो है ये पौधे जो है पाए जाते थे। फिर उसके बाद में अगर अपन इसका हैबिटेट या आवास देखें तो ये आपको ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर ज्यादा मिलेंगे। बाकी हम जैसे इसको गमले वगैरह में भी उगा लेते हैं तो रेतीली मिट्टी में भी आपको आसानी से मिलेंगे। फिर उसके बाद में इसका जीवन चक्र है। तो जीवन चक्र में आप देखो कि जो ब्रायोफाइट था उसमें युग्मोद्भिद पीढ़ी ज्यादा प्रभावी थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रभावी या पादप का जो मुख्य होगा वो कौन सा होगा? स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद। फिर उसके बाद में देखो कि ये जो है इनमें पत्तियां आपको बड़ी और छोटी, तो ये थोड़े से आप इम्पोर्टेंट कर लेना। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो छोटी पत्ती लघु पर्ण जो है उसका एग्जाम्पल स्लेजिनिला है, जो यहाँ पे आपको डायग्राम में भी आप बुक में देखो दिख रहा है। फिर उसके बाद में अगर हम बड़ी पत्तियों की बात करते हैं तो वो फर्न है, तो फर्न का भी आपके इसमें डायग्राम दिया हुआ है। तो इस तरीके क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद में जो बीजाणुविद पादप होता है उसमें बीजाणुधानी बनती है। और बीजाणुधानी क्या होते हैं? जैसे अपने, क्योंकि इसमें फूल नहीं होते हैं, पुष्प नहीं होते हैं, इसलिए इनके बीज या बीजाणु किसके ऊपर लगते हैं? पत्ती के ऊपर लगते हैं। इसलिए इनकी पत्तियों को हम क्या बोलते हैं? बीजाणु पर्ण। ठीक है, कि ऐसी पत्ती जिस पर बीजाणु पाए जाते हैं। और कुछ जब इनकी परिपक्व अवस्था आती है तो ये पत्तियां बिल्कुल पास में इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक गोल सी संरचना दिखाई देती है जिसे हम क्या बोलते हैं? शंकु। तो यहाँ पर ये जो बीजाणुधानी आपस में मिलके जो एक संरचना का निर्माण करती है उसे हम क्या बोलते हैं? बीजाणुधानी। जैसे अगर आप चित्र में देखोगे तो जो आपको ब वाला दिखाई दे रहा है इक्विसिटम, उसके ऊपर एक गोल सी संरचना दिखाई दे रही है जिसे स्ट्रोबिलस लिखा हुआ है। ये इसका क्या है? कोन है जिसमें कि बीजाणुधानियां या बीजाणु उसमें पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखा है, स्लेजिनिला और इक्विसिटम। फिर उसके बाद में देखो कि इसमें भी जैसे उच्च वर्ग में होता है कि सबसे पहले जो 2n या द्विगुणित होती है जिसे हम बोलते हैं बीजाणु मात्र कोशिका, ये द्विगुणित कोशिका होती है। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे कि बीजाणु बनते हो। बीजाणु क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। तो ये संरचना आप जो उच्च वर्ग में है उनमें भी पाई जाती है।
और जब ये बीजाणु बन जाते हैं तो ये जो बीजाणु है ये बीजाणु विभाजित होके एक बहुकोशिकीय मुक्त जीवी, और क्योंकि ग्रीन है तो प्रकाश संश्लेषी थैलस बनाता है। अब यहाँ ध्यान रख लेना, जो शैवाल का पादप शरीर है उसको तो हम थैलस बोलते हैं, और कई बार ये क्वेश्चन आता भी है। और थैलस और प्रोथैलस में क्या अंतर है, तो जो शैवाल के पादप शरीर है उसको तो हम थैलस बोलते हैं, और जो टेरिडोफाइट का युग्मोद्भिद होता है उसे हम बोलते हैं प्रोथैलस। तो कई बार ये डिफरेंस भी जो है आपके इसमें आता है। फिर उसके बाद में देखो कि जब युग्मोद्भिद हो जाता है तो उसके लिए, उसके उगने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद में इन युग्मोद्भिद में युग्मकों का निर्माण होता है, नर युग्मक, मादा युग्मक। तो नर युग्मक बनते हैं पुधानी में और मादा युग्मक बनते हैं स्त्री धानी में। और पुधानी में जो मादा नर युग्मक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पुमणु। और ये जो पुमणु होते हैं ये चल होते हैं, यानी कि इनमें फ्लैजेला पाई जाती है। और पानी की सहायता, क्योंकि इसके निषेचन के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, तो ये पानी की सहायता से स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद में निषेचन क्रिया होती है, युग्मनज का निर्माण होता है, और फिर जो है जाइगोट या युग्मनज बनता है, और फिर वो विभाजित होकर, ठीक है, उसमें से बहुत सारे बीजाणु बनते। तो पहले भी बीजाणु बने थे, अब भी बीजाणु बन रहे हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि कई जो टेरिडोफाइट हैं उनके बीजाणु तो एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है कि जब एक ही प्रकार के बीजाणु होते हैं तो हम उसे बोलते हैं सम बीजाणु। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें है स्लेजिनेला और साल्विनिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ जो है जिसमें कि छोटे और बड़े होते हैं, तो उनमें जैसे मान लीजिए 2 प्रकार के हैं, तो वो कहलाते हैं, बड़े वालों को वृहद और छोटे वाले को लघु बोलते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, विषम बीजाणु। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल आप इसको अंडरलाइन कर लेना। फिर उसके बाद में ये इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जैसे नीचे आपको दे रखा है बीजी प्रकृति, यानी कि यहाँ आने के बाद में जैसे आपको पता है कि जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है उसमें बीज बनते हैं, तो यहाँ पर भी बीजी प्रकृति। तो कई बार ये पूछी भी जाती है कि बीज प्रकृति किसमें प्रारंभ हुई थी, तो ये हो गई थी किसमें, टेरिडोफाइट में। फिर उसके बाद में आपके क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस केवल नाम दिया हुआ है और एग्जाम्पल। तो जैसे पहला वर्ग है वो है साइलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है साइलोटम। फिर है लाइकोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम। फिर तीसरा है स्फिनोप्सिडा, जिसका इक्विसिटम है। और फिर है टिरोप्सिडा, जो कि डायोप्टेरिस या जो फर्न वगैरह होते हैं वो। तो ये यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म क्या है कि जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी, ठीक है ना। अगर हम वैसे देखें तो हमारे जो एंजियोस्पर्म है वो तो आवर्त बीजी हैं, और ये होते हैं अनावृत बीजी, यानी कि इनके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। फिर यहाँ पे देखो ये मतलब इनमें पुष्प भी नहीं पाया जाता है। जैसे अगर अपन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मुख्य अंतर देखें तो उसमें पुष्प पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें भी जो बीज वगैरह हैं वो किस पे लगते हैं, पत्तियों पे लगते हैं। फिर उसके बाद में एक और अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे जो लंबा वृक्ष होता है वो कौन सा होता है, सिकुआ होता है, और वो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम मूल देखें तो मूसला मूल होती है, और इनकी मूलों में, क्योंकि ये जो पौधे हैं ये अधिकतर पहाड़ी इलाकों में या हमारे जो रेगिस्तान वगैरह हैं उनमें पाई जाती है, तो इनकी जो जड़ है उन जड़ के में कवक पाया जाता है। और ये कवक जो है ये जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है, इसलिए ये एक सहज जीवन है किसमें, जिम्नोस्पर्म और कवक में। जो माइकोराइजा, अगर आपने नाम सुना है तो वो माइकोराइजा इसमें मिलते हैं। तो ये कवक मूल है और सहज जीवन है, और इसका एग्जाम्पल है पाइनस। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है। फिर उसके बाद में इनकी जो जड़ें होती हैं उन जड़ों में कुछ के में
साइनोबैक्टीरिया भी पाए जाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, जो अपन ने पढ़े थे ब्लू ग्रीन एल्गी वाले। तो ये साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जब ये भी एक सहज जीवन है, और ऐसी मूलों को हम क्या बोलते हैं, प्रवाल मूल। और ये प्रवाल मूल किसमें पाई जाती है, साइकस में। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, कवक मूल पाइनस में और प्रवाल मूल साइकस में पाई जाती है। उसके बाद में फिर अगर अपन तना देखें तो कुछ पौधों में तो तना में शाखाएं होती हैं, कुछ में नहीं होते हैं। जैसे साइकस आपने देखा होगा, आजकल अधिकतर कई जगह सजावट के रूप में लिया जाता है। तो इसमें तना होता है बहुत छोटा सा, और केवल पत्तियां जो हैं वो उसके ऊपर बहुत सारी दिखाई देती हैं। वहीं पे अगर आप पाइनस देखोगे तो वो बिल्कुल अपने जो नॉर्मल प्लांट होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी तरह ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो साइकस है वो भी एक सजावट के रूप में काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद में देखो, ये जो जिम्नोस्पर्म है, ये एक तरीके के अगर हम कहें तो मरुद्भिद पौधों की तरह ही होते हैं। तो ये अधिकतर ताप, नमी और वायु सबको सहन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर अपन पत्तियां देखें तो इनकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। और फिर यहाँ पे एक अंडरलाइन करिए कि कुछ पौधों में इन पत्तियां सुई जैसी होती हैं, और इसका एग्जाम्पल यहाँ नहीं दे रखा है, आप लिख लीजिए पाइनस। तो पाइनस की जो पत्तियां होती हैं वो नीडल या सुई की तरह होती हैं। तो क्षेत्रफल कम होने के कारण इनमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं, या रंध्र धसे हुए होते हैं। तो अगर ये रेगिस्तान में, जैसे जयपुर में अपने को बहुत सारे पाइनस के और साइकस के मिलते हैं, तो वो जो है पानी को रोकने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी जो बीजाणु हैं वो विषम प्रकार के होते हैं, यानी कि मादा बीजाणु बड़े होते हैं और नर बीजाणु आपको छोटे मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी विषम बीजाणु पाई जाएगी। ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखो, अगुणित लघु बीजाणु और वृद्ध बीजाणु बनते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, विषम बीजाणु बोलते हैं। और इनके बीजाणु भी किस पे लगते हैं, पत्ती के ऊपर लगते हैं, इसलिए इनकी पत्तियों को हम क्या बोलते हैं, बीजाणु पर्ण। फिर यहाँ पे देखो, जो लघु बीजाणु हैं, लघु जब भी बात आता है तो आप मान लीजिए नर की बात हो रही है, और जब गुरु या दीर्घ आता है तो हम किसकी बात करते हैं, मादा की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो युग्मोद्भिद हैं, ठीक है, उनसे अगर लघु बीजाणु है तो परागकण है, और ये परागकण अंकुरित होकर जो है लघु बीजाणु पर्ण या लघु शंकु, जैसे अभी अपन ने पहले कोन पढ़ा था, तो उस तरीके से यहाँ डेवलप करते हैं। और यहाँ पर एक चीज और अंडरलाइन कर लो, जो पाइनस का मादा शंकु होता है वो मादा अलग पौधे पे मिलेगा और नर अलग पे मिलेगा। तो कभी ये भी एग्जाम्पल पूछा जाता है, यानी कि पाइनस मादा पौधा अलग होता है और नर पौधा अलग होता है, जबकि साइकस है उसमें, फिर अगर साइकस का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें नर और मादा दोनों ही जो बीजाणु है वो पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे देखो, हालांकि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा मादा का जो अंडा है पौधों में, तो वो सबसे बड़ा किसका होता है, पाइनस का। तो यहाँ आप लिख लेना, कभी कभी पूछा भी जाता है कि सबसे बड़ा अंडा पौधों में किसका पाया जाता है, तो वो पाइनस का पाया जाता है। और वही अंकुरित होकर मादा युग्मोद्भिद बनाता है। परागकण है वो अंकुरित होकर नर युग्मोद्भिद बनाता है। और यहाँ पर भी उसी तरीके से निषेचन क्रिया होती है कि परागकण बाहर निकलते हैं और इस बीजांड तक पहुंचते हैं और निषेचन क्रिया करके बीज या युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि आपके इसमें ज्यादा डिटेल नहीं दे रखा है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं एंजियोस्पर्म, यानी कि सबसे विकसित पादप का समूह। अब ये सबसे पहली बात तो एंजियोस्पर्म मतलब कि इसमें बीजों के ऊपर आवरण पाया जाएगा। और दूसरी चीज है कि इन पौधों में सबसे विकसित चीज पाई जाती है वो होता है पुष्प, इसलिए इन्हें पुष्पीय वर्ग भी कहते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद में, क्योंकि अगर हम पौधों को दृष्टि से देखें तो हमें सारे पौधों में सबसे ज्यादा संख्या में या विकसित कौन से मिलते हैं, एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत छोटे, ठीक है, यानी इसको अंडरलाइन कर लो, सबसे छोटा जो पौधा है वो है वुल्फिया और सबसे बड़ा है वो है यूकलिप्टस, यानी 100 मीटर से भी लंबा या इसकी ऊंचाई होती है। फिर उसके बाद में इसका जो आर्थिक महत्व है बहुत है, भोजन भी इससे मिलता है, चारा है, ईंधन है, औषधि है, तो इसका आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद में अपन ने इसको 2 वर्गों में विभाजित किया है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री क्या है कि जैसे मान लीजिए चना है, तो चने को अगर आप तोड़ते हो तो उसमें आपको 2 हिस्से दिखाई देते हैं, तो ऐसे बीज तो क्या कहलाते हैं, द्विबीज। और अगर गेहूं मक्का वगैरह अगर आप उसको तोड़ते हो तो उसमें 2 समान संरचना नहीं मिलती है, तो उन्हें हम बोलते हैं एक बीजपत्री। तो इसलिए जो है जिनमें 2 बीज पत्र पाए जाएंगे वो द्विबीजपत्री, और जिसे अपन डाइकोट प्लांट्स बोलते हैं, और जिनमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता है उसे हम बोलते हैं मोनोकोट। फिर यहाँ पे देखो कि अगर द्विबीजपत्री है तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं कि इसमें जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाएगा। तो ये अभी जब अपन अगला चैप्टर 5th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें आएंगी। तो इनकी पत्तियों के अंदर जालिका यानी नेट जैसा स्ट्रक्चर होगा। पुष्प भी इसके चतुष्टयी पंचतयी यानी कि इसमें सारी चीजें, जैसे अगर हम सरसों का पुष्प देखें तो उसमें अपने को बाह्य दल 4 मिलेंगे, दल 4 मिलेंगे, तो इस तरीके से चतुष्टयी है। वहीं अगर हम गुड़ैल का देखें तो उसमें सारी चीजें 5-5 होती हैं, तो उसे हम पंचतयी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है द्विबीजपत्री। फिर अगर हम एक बीजपत्री की बात करें तो एक बीजपत्र होता है उसमें, और अगर हम उसमें पत्तियों में देखें तो उसमें जालिकावत की जगह यहाँ पे पाया जाता है समांतर सिरा विन्यास। और अगर पुष्प देखें तो त्रिटयी, यानी कि अगर हम गेहूं का पुष्प देखें तो उसमें पुष्प की जितनी भी चीजें, दल है, बाह्य दल है, पुंकेसर हैं, वो सब कितने मिलते हैं, 3 के हिसाब से मिलते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, त्रिटयी। तो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, फिर लक्षण है। फिर उसके बाद में देखो अपन थोड़ा सा ये जो डायग्राम है वो डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा हम इसको समझेंगे कि ये जो डायग्राम इसमें आपको दिख रहा है कि किस तरीके से जो है पूरा एक एंजियोस्पर्म या ये मान लो कि पुष्पीय पादप है उसका पूरा चक्र, ठीक है। अब इस चक्र में देखो सबसे पहले ये मान लीजिए कि ये अपना पौधा है, प्लांट है, और इस प्लांट में ये पुष्प है, और इस पुष्प में 2 चीज है, एक तो वर्तिका है और एक मतलब जिसको अपन फीमेल या मादा अंग कह सकते हैं, और एक हमारे पास में पराग कोश या जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, तो ये नर भाग होता है और ये मादा भाग होता है। इसमें अंडा बनता है जिसे हम बीजांड बोलते हैं, और यहाँ पर पराग कण बनते हैं तो जिसे हम लघु बीजाणु, यानी कि इसके एग को, अंडे को हम गुरु बीजाणु बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु, ठीक है। लघु बीजाणुधानी यानी जिसमें परागकण बनते हैं, और गुरु बीजाणुधानी जिसमें बीजांड या गुरु बीजाणु बनता है। फिर उसके बाद में देखो जो लघु बीजाणुधानी है उसकी मात्र कोशिका से, एक मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। तो जो मात्र कोशिका होती है वो होती है 2n, और जब ये अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो इससे 4 लघु बीजाणु बनते हैं, और ये लघु बीजाणु अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होके इसमें 2 केंद्रक बनते हैं। हालांकि ये आपके आगे 12th में आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में देख लो कि ये जो लघु बीजाणु जैसे परागकण है इसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक तो कोशिका होती है ये वाली छोटी वाली, इसको तो हम बोलते हैं कायिक कोशिका, और ये जो आपको लेंस के रूप में दिखाई दे रही है ये होती है जनन कोशिका। और फिर ये विभाजित होकर
जो जनन कोशिका कायिक कोशिका होती है वो तो विलुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन जो जनन कोशिका है वो विभाजित होकर 2 युग्मक बनाती है। ये ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 यानी जो आवर्त बीजी है उसमें 2 युग्मक बनते हैं। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो बीजांड है वो बीजांड पहले तो एक केंद्र की होता है, लेकिन लगातार उसमें 3 समसूत्री विभाजन होता है। पहले तो देखो इसमें भी मात्र कोशिका होती है और एक गुरु बीजाणु से मात्र कोशिका से 4 लघु दीर्घ बीजाणु बनते हैं और 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक ही केवल सक्रिय रहता है। और वो सक्रिय जो होता है गुरु बीजाणु वो लगातार 3 समसूत्री विभाजन करता है और विभाजन करने के बाद में ये जो संरचना है जिसे हम बोलते हैं भ्रूण कोश, इसका निर्माण होता है और इसमें 3 कोशिकाएं तो ऊपर हैं, इनको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीच दो बीच में होती हैं जिसे हम बोलते हैं द्वितीय केंद्रक और 3 नीचे होती है जिसे हम बोलते हैं अंड कोशिका या अंड उपकरण। तो इस तरीके से ये नर युग्मक और अंड कोशिका निषेचन के बाद में युग्मनज का निर्माण करती हैं और युग्मनज अंकुरित होकर पहले भ्रूण और फिर उसके बाद में बीजाणुद्भिद पौधे का निर्माण करते हैं। तो ये जो है इस तरीके से इसका पूरा चक्र चलता है। और यहाँ पर भी आपने को ध्यान देना है, जैसे कल मैंने आपको पीढ़ी एकांतरण बताया था, तो यहाँ पर नर युग्मोद्भिद ये संरचना है और उसी तरह से मादा युग्मोद्भिद की बात करेंगे तो ये तो केवल इतना ही है, वही आपको युग्मोद्भिद मिलेगा, बाकी सारा का सारा आपको किसमें मिलेगा, बीजाणुद्भिद मिलेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये चक्र चलता रहता है। तो ये जो चीज है हालांकि आपके इसमें बहुत उसमें दे रखी है, तो ये आप इसको देखना कि सबसे पहले कौन कौन सी अंड कोशिका है या ध्रुवीय कोशिका है। तो अभी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो भ्रूण कोश होता है उसमें अंड समुच्चय में भी 3 है, तो 3 में से एक बड़ी वाली वो अंड कोशिका है, 2 छोटी वाली उनको सहायक कोशिका कहते हैं, 3 जो ऊपर है उसको प्रतिव्यास या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, बीच में 2 रह गई उनको ध्रुवीय कहते हैं। फिर उसके बाद में देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये अक्सर आती भी है, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन। ठीक है, ये जो यहाँ ली लिखा है इसकी जगह ये 3 है, तो द्विनिषेचन यानी कि 2 नरयुग्मक बनते हैं, इसलिए इन केवल एंजियोस्पर्म या आप कह सकते हो कि ये पुष्पी पादप हैं, उनमें 2 बार निषेचन होता है, तो द्विनिषेचन। और एक निषेचन में नर युग्मक 2 द्वितीय केंद्रक से मिलता है, यानी त्रिसंलयन क्रिया यहाँ पे पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जीवन चक्र, जो कि आपको चित्र की सहायता से यहाँ पे समझाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।